इंग्लिश लिटरेचर में so far we have covered Old English period in different parts and Middle English period. We have been discussing this. I think today's is fifth part. और आज के पार्ट में जाने से पहले एक नए वर्क में जैसे कि हमने एंटर होना था, उससे पहले एक चीज़ थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और वो मैं आपके सामने आप स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे कि हमने इसके बैकग्राउंड में देखा था फ्यूडलिज्म, क्रूसेड्स, नाइट्स और शिवलरी कोड स्पेशली हमने देखा। ओके, शिवलरी क्या थी? अ सिस्टम ऑफ ऑनरेबल कंडक्ट एक्सपेक्टेड ऑफ ए नाइट और ए जेंटल और ए नोबल मैन। जेंटलमैन से आप जो एक पोलाइट बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। आज का जेंटलमैन का बिहेवियर, आज जेंटलमैन वर्ड यूज किया जाता है, उस जमाने में नाइट के साथ ज्यादा ये एसोसिएटेड था। Involving military service to the Christ and the King, protection of the weak and avoidance of the villainy, ये उसके बेसिक्स हैं। तो अगर वाउज ऑफ द नाइटहुड देखें, जो से 5 चीजें फॉलो करनी होती थी या कसम खानी होती थी, ओथ है ये उसका, ये वाउज हैं, कोड है बेसिक, ये 5 इसकी साइड हैं इस कोड की। ये एक दफा देखते हैं, फिर आज के लेक्चर में जाएंगे। फियर ऑफ गॉड एंड हिज चर्च, नंबर 1। नंबर 2, सर्व द लीज लॉर्ड इन वैलर एंड फेथ। ठीक है, लॉर्ड को या किंग को सर्व करेगा, चर्च को सर्व करेगा, यानी खुदा को सर्व करेगा तो ज़ाहिर चर्च को करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट द वीक एंड द डिफेंसलेस। ठीक है, डिफेंसलेस लोगों पे अटैक नहीं करेगा और कमजोर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। लिव बाय ऑनर एंड फॉर ग्लोरी। ओके, पैसे के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं, बल्कि ऑनर और ग्लोरी के लिए जाएगा, और ऑनर का भी ख्याल रखेगा चीज़ों में, चैस्टिटी का भी ख्याल रखेगा। रिस्पेक्ट द ऑनर ऑफ विमेन। और 5वां जो नुक्ता था वो है कि ख़वातीन की भी इज्जत करेगा। और ये आज तो इतना नहीं अजीब लगता, खैर आज भी कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, पाकिस्तानी मामलात में काफ़ी पीछे है, कि उस टाइम पे आप सोचे कि फीमेल की इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं की जाती थी, उन्हें एक सेकेंडरी क्रीचर समझा जाता था। तो ये 5वां जो एलिमेंट है, ये उस जमाने के एतबार से शॉकिंग है। एक नाइट, एक वॉरियर को ये क्या ज़रूरत है करने की, लेकिन ये भी उसका पार्ट था। और ये चीज़ यहाँ से हमें ये लगता है कि ये जो टच है, दिस इज़ द ह्यूमनिस्टिक टच आ रहा है, और ये ग्रेजुअली बढ़ जाएगा आने वाले दिनों में, रेनेसां में ये डोमिनेट कर जाएगा, और ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये कम होता जाएगा। ओके, खैर ये क्यों बताया है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा आर्थर के बारे में, हमें किसने बताया, ये हमने, अगर थोड़ा सा और पीछे जाना पड़े तो शायद कौन सी बुक थी आपको याद होगा, जेफरी मनमोथ, बड़े इंपॉर्टेंट आर्थर हैं। हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया इन्होंने लैटिन में लिखी, जिसे बाद में ट्रांसलेट किया ले मोन ने इंग्लिश के अंदर। दिस इज द हिस्ट्री फैबल, और जो करे वंडरफुल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, जिन्होंने ब्रिटेन को किसके साथ जोड़ दिया? ट्रॉय के एनियस के साथ, ट्रॉय के जो हीरो थे एनियस के साथ। इसके लिए आपको अब आइडिया हो गया कि मैंने एनियड पोएम आपको पहले क्यों पढ़ाई, उसके ग्रैंडसन के साथ ब्रूटस। बिल्कुल वैसे ही किया जैसे वर्जिल ने रोमन लिनेज को कनेक्ट किया था एक मिथिकल हीरो के साथ। उसके बाद हमने कुछ कोर्टली लिटरेचर देखा, और फिर हमने देखा कि रोमांसेस जो हैं वो बहुत डोमिनेट कर गई थी मिडिल एज के अंदर। मीडिवल इंस्टीट्यूशंस के हेडिंग में हमने चर्च देखा कि इंस्टीट्यूशन था, पर ऑक्सफोर्ड बनी 1167 के अंदर, दुनिया की सबसे कदीम तरीन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कहते हैं कि इस वक्त कोरोना की जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो भी बना रही है। फिर जो है हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा सुना, और उसके बाद जी हम आ जाते हैं कि उस ज़माने में अथॉरिटी कौन थी, ये भी हम देख चुके हैं। और फिर लिरिक्स हमने कुछ देखी, 14th सेंचुरी स्पिरिचुअल राइटिंग के बारे में थोड़ा सा जाना, रिचर्ड रोले और जूलियन ऑफ नॉर्विच, जॉन वाइक्लिफ की जो प्रोज में वर्क है, बाइबल की ट्रांसलेशन हमने देखी, और लोलर्ड्स कहलाते हैं वाइक्लिफ के फॉलोअर्स, इन्होंने बाकायदा कल्ट बना लिया और रिफॉर्म करने की कोशिश की चर्च को।
ही वाज अ रिफॉर्मर बेसिकली। और सेकुलर प्रोज में हम जॉन ट्रेविसा, मैंडेविल और मार्जरी कैम्प को हमने देखा। उसके बाद हम आगे थे रिकॉर्डियन पोइट्री की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट फेज अगर देखें मिडिल एज के अंदर, तो वो है रिकॉर्डियन पोइट्री। रिचर्ड टू के हवाले से, जब रिचर्ड टू बादशाह बनता है इंग्लैंड का, तो इस टाइम को हम कहते हैं रिकॉर्डियन टाइम, और रिकॉर्डियन लिटरेचर होगा, और उसमें खास तौर पे पोइट्री, क्योंकि उस टाइम पे अभी भी पोइट्री डोमिनेंट है, योनरा है अगर योनरा के एतबार से देखिए। ओल्ड इंग्लिश में भी पोइट्री डोमिनेंट थी, खास तौर पे रिलीजियस पोइट्री डोमिनेंट थी। एपिक और हिम्स डोमिनेंट रही ओल्ड एज में, और मिडिल एज में हम देख रहे हैं रिलीजियस पोइट्री डोमिनेंट है, और अब रिलीजियस के अलावा नॉन रिलीजियस पोइट्री भी सर उठाती है, और रोमांसेस जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेट जॉनर है इसके अंदर। दूसरे नंबर पे पोइट्री, रोमांस अगर अलग कर लें उससे, तो इसमें हमने देखा कि लैंगलैंड की पायर्स प्लोमैन, जो रिकॉर्डियन वर्क है जो फेमस, तो वो 4 ऑथर्स हमारे सामने आते हैं। ऑथर ऑफ सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट, जो कि ग्रीन नाइट के ऑथर का हमें पता नहीं है, सो ऑथर ग्वेन हम कहेंगे, या एनोनिमस। पायर्स प्लोमैन बाय लैंगलैंड, ये भी कुछ कहते हैं कि नहीं पता कि लैंगलैंड ने लिखी थी कि नहीं, लेकिन हम इसे एस्क्राइब करेंगे इसी के नाम के साथ। जॉन गवर और जेफरी चौसर, तो 4 वर्क्स जो है ना, 4 ऑथर देखेंगे, वर्क्स तो आगे चौसर के बहुत ज्यादा हैं कंपैरेटिवली इन ऑथर से। ये हमने कल यहाँ तक देख लिया था, इसका महज इंट्रोडक्शन। अभी किसी भी सिग्निफिकेंट वर्क में हम मिडिल एज में भी एंटर नहीं हुए। हाँ, पायर्स प्लोमैन भी हमने कल देख ली थी, दैट वाज अ ड्रीम पोएम एलिटेटिव स्टाइल में लैंगलैंड ने लिखी थी, जो कि एक क्लैरिक थे। एक पोर्ट्रेट भी आपको दिखाया था, ये सारा रिव्यू है। स्लीपर देखें कैसे ड्रीम लेता है, और मुख्तलिफ ड्रीम में मैंने जैसे आपको बताया एलिगोरिकल पोएम है, इसमें ट्रूथ है, विलेनी, एनिमा, होली चर्च, लेडी मीड, ऐसे करेक्टर्स हैं जो ओरिजिनली आइडियाज हैं बेसिकली, या प्लेसेस के नाम है। तो पर्पस ये था कि निगलेक्ट ऑफ गॉड एंड नेबर हमें नहीं करनी चाहिए। वही क्रिश्चियन मैथड जो मैसेज था, रिलीजियस मैसेज था। पायर्स प्लोमैन वो ड्रीमर को सबसे आइडियल करेक्टर नजर आता है, जो ड्रीम के अंदर वो देखता है, जो किसान है। प्लोमैन का मतलब होता है किसान, पायर्स मतलब पीटर, पीटर से ड्राइव हुआ है नाम, वो उसका नाम है पीटर द प्लोमैन। और ये सबसे बेहतरीन इंसान नजर आता है उन सारे किरदारों में, बहुत से लोगों में ड्रीमर को जो मिलते हैं। क्यों? कि ये लोगों को खाना खिलाता है, खुदा से डरता है, नेबर का बहुत ख्याल रखता है, उसकी जिंदगी में गॉड की बहुत वैल्यू है, सिंपल लाइफ गुजारता है, कोई लालच नहीं उसके अंदर, लोगों से मोहब्बत के साथ पेश आता है। तो इस वजह से सिंप्लिसिटी जो है, क्रिश्चियन जो वैल्यूज हैं उनको लेके चलता है। इस वजह से पायर्स द प्लोमैन वो हीरो है। तो ये बड़ी अहम बात कल हमने की थी कि लैंगलैंड डज नॉट वांट टू रिफॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द आइडियल ऑफ द चर्च एंड सोसाइटी बट आवर हार्ट्स एंड द बिहेवियर। वो चाहता है कि स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, गॉड का रूल है, चर्चेस इतने ज़्यादा मौजूद हैं, मैन ऑफ गॉड की भी कोई कमी नहीं है, और मैसेज भी आ चुका है अल्टीमेट गॉड का। तो हमें अपने दिमागों को सही करना चाहिए, दिलों को सही करना चाहिए। तो अंदर की दुनिया को भी ठीक करना चाहता है, बाहर कोई रिफॉर्मेशन नहीं लाना चाहता। और वाइक्लिफ क्या कर रहा था, उसके पीछे अगर जाएं तो वाइक्लिफ कह रहा था कि हम बिल्कुल ठीक है, अच्छे लोग हैं, असल में ये जो चर्च है यहाँ करप्शन है, इसका मैसेज ठीक नहीं है, ये क्राइस्ट के बारे में गलत बातें फैला दी उन्होंने। और वो चाहता था चर्च को रिफॉर्म किया जाए, सोशल स्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया जाए, हम ठीक है, और ये उसके बिल्कुल उल्टे। तो इतनी सी बात कल हमने की थी। सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट, ये आज हमारा टॉपिक है जी। यहाँ से आज हम स्टार्ट करते हैं टुडेस टॉपिक। तो कल वाला तो मैंने जस्ट रिपीट किया है। अभी आप अपने पेंसिल और नोटबुक रेडी रखें, यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं न्यू लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर है सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट, जिनके आथर का हमने पहले बताया, पता नहीं, पोएम बहुत फेमस है, सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट। इट इज रोमांस, फाइनेस्ट इंग्लिश वर्स रोमांस कहा जाता है। क्लैरिकल एंड द रोमांस ट्रेडिशन मीट इन सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट। इसमें अगर देखें तो क्लैरिकल ट्रेडिशन जो जिसमें पायर्स द प्लोमैन हमें नजर आती है, या ड्रीम ऑफ द रूड हमें नजर आती है, वो तो क्लैरिकल ट्रेडिशन हो गया, जो पोइट्री क्राइस्ट का मैसेज या रिलीजियस थीम्स होती हैं सारे उनके। और रोमांस ट्रेडिशन जो है वो आर्थरियन टेल्स हैं सारी, आर्थर की और उनके नाइट्स की जो रोमांसेस हैं, इंडिपेंडेंट अगर कर लें दोनों को, तो यहाँ पे इस नज़म में ये दोनों का मिक्सचर है। क्लैरिकल ट्रेडिशन यानी क्रिश्चियन
जो वैल्यूज हैं वो भी इसके अंदर हैं, और आर्थरियन जो जो ब्रिटिश पुरानी वैल्यू है, जेफरी मनमोथ ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो भी इसके अंदर मौजूद है. सो सर गुवेन इन द ग्रीन नाइट द फाइनेस्ट इंग्लिश वर्स रोमांस हम इसको कहते हैं, क्योंकि वर्स फॉर्म में लिखी गई और ओवरऑल ये एक रोमांस है. रोमांस मतलब वो स्टोरी जो नाइट और उसके एडवेंचरस लाइफ के बारे में हो. हाँ, इसकी स्टोरी अभी मैं जो माइकल अलेक्जेंडर ने लिखा है वो तो चलो मैं अभी बताता हूँ आपके साथ, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी इन जिस्ट लेट मी शेयर विद यू. सो अब होता क्या है कि न्यू ईयर ईव आ रही है, यानी क्रिसमस है. तो आपको पता है 25 दिसंबर को कहीं होती है, और ये सारे वीक के बाद जो है नया साल शुरू हो जाता है. तो प्रैक्टिकली इस क्रिसमस के बाद एक नया साल होता है. तो क्रिसमस के मौके पर क्या है कि कैमलोट के अंदर, अतः के अगर आप गौर करें तो क्रिसमस सेलिब्रेट हो रही है. और ये चीज सेलिब्रेट कैसी हो सकती है हिस्टोरिकली अगर देखें, जेफरी की हिस्ट्री देख लें, जेफरी मनमोथ की, या उससे इंडिपेंडेंट भी अगर हिस्टोरियन इसमें हो तो आप ऑब्जेक्शन ये कर सकते हैं हिस्टोरिकली कि किंग जो आर्थर था वो तो दूसरी तीसरी सदी में कहीं था ब्रिटेन के अंदर. तो उस वक्त तो आप यूं समझ लें कि क्रिश्चियनिटी वहां पहुंची नहीं थी. तो ये कैसे हो सकता है कि वो क्रिश्चियन हो. तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ इस पोएम में ये दोनों चीजें मिक्स हो रही हैं. कैमलोट वो जगह है, कैमलोट याद रखना, जहाँ पे आर्थर रूल करता था. इसका जो सेंटर ऑफ गवर्नमेंट था कैमलोट था. सो कैमलोट है, न्यू जो है ईयर भी स्टार्ट हो रहा है, और क्रिसमस है, सारे नाइट बैठे हैं, राउंड टेबल सज गया है. आर्थर जो ऐसा बादशाह था जिसने राउंड टेबल बनवाया था, और उस राउंड टेबल का मतलब ये था कि कोई बड़ा छोटा नहीं था उसके लिए. उसने सबको अपने जो नाइट है उनको इक्वल स्टेटस दिया था. और नाइट्स वो वाउज लेते थे जो मैंने अभी आपको बताया, 5 कस्में खाते थे. उसके बाद वो आर्थर और ये सारे लोग उसके लिए स्ट्रगल करते थे, होली ग्रेल के लिए, इंसाफ के लिए, दुनिया में अमन के लिए, और एटसेट्रा, ये सारी चीजें. अब ये जो है आर्थर पहुंचता है जैसे ही, एक सपर है, चल रहा है उस वक्त, खाना चल रहा है शाम का, न्यू ईयर भी है उसके बाद अगले दिन, तो या क्रिसमस का टाइम. तो एक एक नाइट आता है, एक ग्रीन नाइट उसको कहते हैं. तो ग्रीन नाइट उसको इस वजह से कह रहे हैं कि उसने नाइट वाला वो सारा आर्मर पहना हुआ है, और बट एवरीथिंग इज ग्रीन. सबज रंग की तलवार है, सबज रंग का हेलमेट है, सबज रंग का आर्मर है. और वो एंटर होता है, और आते साथ ही वो आर्थर को चैलेंज करता है. आर्थर को कहता है कि मेरे से डुअल करो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, और अगर तुम में है हिम्मत है तो मेरे से लड़ाई करो. और ये चीज बहुत मानीखेज होती थी उस जमाने के अंदर कि आपको कोई डुअल चैलेंज करे तो और आप उसे एक्सेप्ट ना करें, ये तो आपकी इज्जत का सवाल था. तो सर गुवेन जो है ये एक नाइट है. ओके, सर गुवेन जो है ना ये आगे बढ़ते हैं, जो कि आर्थर के भतीजे भी हैं, नेफ्यू ऑफ द सर आर्थर, और आर्थर किंग आर्थर, एंड ये सर गुवेन मीन मतलब कि नाइट हैं. और ये आगे आके चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं. इससे पहले कि वो कंफ्यूजन फैल जाती है कि इसमें क्या डिसीजन लिया जाए. एक बंदा आते ही वो चैलेंज कह रहा है कि मेरे से लड़ो. तो ग्रीन नाइट कहता है सर गुवेन को ठीक है तो मेरे से लड़ो, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया है, मेरा चैलेंज, दैट इज गुड, ब्रेवरी शो की है तुमने. मतलब ब्रेवरी है ना ये बात शो करना कि फौरन से आगे बढ़ के अपने बादशाह की तरफ से एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया. तो ग्रीन नाइट उसे कहता है कि बात यह है कि पहले तुम एक वार करो, एक अटैक करो मेरे ऊपर, मैं बिल्कुल खड़ा हूं, तुम अपना जितना जोर है लगाओ, एक ही अटैक करो मेरे ऊपर. और फिर मेरी कंडीशन ये है कि मैं पहले तुम अटैक करोगे, और मैं अपना जो अटैक है ना वो 1 साल के बाद करूंगा. ठीक है, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है. कितनी अमेजिंग बात है कि वो कह रहा है कि पहले मुझे तुम मारो जितना मार सकते हो, तो 1 साल के बाद ना मैं इसका बदला लूंगा. ठीक है, लेकिन 1 साल के बाद तुम्हें इसी तरह मेरे सामने खड़ा होना होगा, और मेरा जो है वार है, मेरा हमला है, उसे बर्दाश्त करना होगा. तो ये अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो आ जाओ, पहला वार तुमने करना है, तुम कर लो. सार्गवेन अब इसके पास तो कोई चारा भी नहीं होता. नाइट के लिए तो इज्जत का सवाल है, ऑनर, ब्रेवरी तो ये है कि आप आगे बढ़ के लड़ रहे हैं, ऑनर ये है कि अब आप वहां पे सरवाइव करें. और फिर वो कहता है कि तुम्हें मेरे फिर आना होगा मेरे प्लेस के ऊपर जहाँ पे मैं रहता हूँ, और वो जब जंगलों में कहीं दूर है, और मुझे ढूंढना होगा, और वहां साल के बाद अगली क्रिसमस पे बदला भी चुकाना होगा तुम्हें.
तो सर ग्वेन ठीक है तलवार उठाते हैं और जोर से मारते हैं, उसका सर सर उड़ा देते हैं ग्रीन नाइट का। तो ग्रीन नाइट का जो हेड है वो, अब थोड़ी सी यहाँ पे अजीब लगेगा आपको, वो कट के तो बिल्कुल बाकी नाइट्स के कदमों में जा गिरता है। लोग खुश होते हैं कि बड़ा अजीब, बड़ा एक ही अटैक में इसने बंदा ही खत्म कर दिया। लेकिन ग्रीन नाइट मरता नहीं है, वो आगे बढ़ता है और अपना सर उठाता है और ऊपर दोबारा से लगा लेता है। तो उसे कहता है कि ये जी तुमने अपना अटैक कर लिया है। तो और पता चलता है कि उसने तो मैजिक टाइप चीज थी, पता नहीं उसका सर ऊपर था भी कि नहीं, या जो भी उसने ट्रिक खेला। तो सर गिरने के बावजूद वो सर उठाता है, ऊपर रखता है और कहता है कि ठीक है अब आपने तो अटैक कर दिया, अब अगले साल बिल्कुल इसी टाइम के ऊपर आपने फलां जगह आ जाना है और मेरा जो है ना वो अटैक बर्दाश्त करना है। तो वो चला जाता है चैलेंज ये पूरा करके। अब सर गुवेन जो है उन इस परेशानी में तो रहते हैं कि अब क्या बनेगा, ये तो मुझे ट्रिक कर गया, पता नहीं वो क्यों बच गया मेरे हाथ से, और अब उसकी बारी होगी तो पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। लेकिन अब ब्रेवरी तो दिखानी है, शिवलरिक कोड में है कि आप कवर्ड नहीं हो सकते, आप डर नहीं सकते किसी चीज से, अपनी जान बचाने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। सो साल खैर गुजर जाता है और अगले साल दिसंबर में ये फिर सफर पर निकलता है, सारे नाइट्स को गुड बाय कह के एक एडवेंचर पे जाता है। और ये खुद एक लंबी स्टोरी है कि उसको रास्ते में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कभी किसी से ड्रैगन से लड़ाई होती है, तो किसी जानवर से, तो किसी और क्रीचर से, तो इस तरह लड़ते लड़ते वो एक एक जगह पे पहुंचता है बड़ी मुश्किल से, जंगलों से होता हुआ, दलदलों से होता हुआ। तो ये एक एडवेंचरस स्टोरी है, इसलिए हम इसको रोमांस कह रहे हैं, एडवेंचर भी है इसमें, सारा कुछ है। तो बिल आखिर एक महल उसे नजर आ जाता है, तो वहां पे उसे पता चलता है कि लॉर्ड हैं बड़े अच्छे हैं, उसे वेलकम कहते हैं, उसको अच्छा खाना खिलाते हैं और उसको बताते हैं कि यार बात यह है कि मैं ना सुबह जो है ना वो जा रहा हूँ, हंटिंग पे जा रहा हूँ, तो तुम तो थके हुए आए हो, तो ऐसा है कि तुम यहीं पे महल में रुकना, तो यहाँ पे तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, मेरे नौकर चाकर भी हैं, मेरी वाइफ भी इधर है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। तो तुम जो है, मैं शिकार पर मुझे शौक है तो मैं ज़रा शिकार पर जाऊँगा, बस मैं चले एक गेम खेलेंगे, तो जो शिकार होगा ना वो वापस आके मैं तुम्हें दे दूंगा, और जो तुम्हारे पास कोई चीज़ होगी तो तुम मुझे दे देना, जो तुम्हें मिलेगी दिन में जो कुछ सीखोगे या कोई जानोगे तो वो मेरे साथ शेयर कर लेना। तो दिन भर की कमाई हम एक्सचेंज किया करेंगे। वो सर गुवेन कहते हैं ठीक है। तो वो सुबह जो है वो लॉर्ड जो है वो चले जाते हैं, जो महल के मालिक हैं, शिकार के ऊपर। शाम को उन्होंने वापस आना होता है। तो दिन में क्या है कि वो जो उस महल की क्वीन है, या उसे मिस्ट्रेस कह लें या क्वीन कह लें, वो पता करने आती है सर गुवेन का, और फिर उसे बहलाती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है पूरी तरह, और एक सिचुएशन में फंसा लेती है, और उसे कोई ऑप्शन नहीं छोड़ती कि एटलीस्ट मेरी एक किस ले लो। और फिर जो है वो, अब सर गुवेन जो है ना उसको एक किस ले लेते हैं कि चलें जान छूट जाएगी इस सिचुएशन में, उसका ऑनर जो है वो दाव पे लग जाता है। लेकिन वो चाहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और सीधा रिश्ते से नहीं बहकूंगा। लेकिन वो 21 करने में अगर वो समझता है कि मेरी जान छूट सकती है तो वो 21 कर लेते हैं। अब जब शाम को उसका मालिक वापस आता है तो वो एक जानवर लेके आता है, मुझे आगे हम नाम उसका भी देख लेंगे कौन सा एनिमल है। तो वो आगे उन्हें देता है कि ये आज मैंने शिकार किया, और सर गुवेन के पूछते हैं कि तुमने आज क्या हासिल किया, क्या पाया आज। तो वो सर गुवेन जो है ना उस लॉर्ड को किस करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी मिली थी तो वो किस जो है वो दे देते हैं उसके आगे। अगले दिन फिर ऐसे ही होता है कि वो सुबह चला जाता है और शिकार करने के लिए, इसी तरह अगले दिन वो दोबारा आ जाती है और दोबारा से फिर सड्यूस करती है, फिर एक सिचुएशन में फंसा देती है कि सर गुवेन को 2 किस जो है वो करनी पड़ती है, तब जान छूटती है। तो अगले दिन शाम को फिर वो वापस आता है बोर का शिकार करके, वो जो वाइल्ड पिग है, तो वो आके उसे देता है, तो सर गुवेन उसको 2 किस कर देते हैं कि यही, ऑब्वियसली वो ये नहीं बताते कि कहाँ से मिली है। हाउएवर वो इस बात की को फॉलो करते हैं कि ये मेरा, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता। अब तीसरे दिन क्या होता है कि वो फॉक्स का शिकार करके वो बंदा लाता है, और तीसरे दिन फिर वही सिचुएशन होती है, वो फिर फंस जाते हैं सर गुवेन, और वो जो है क्वीन है या मिस्ट्रेस है उस महल की, वो इस दफा उन्हें 3 किस करनी पड़ती हैं, उसको 3 किस करनी पड़ती हैं। लेकिन एक और भी अनोखा काम हो जाता है कि वो
जाते हुए जो है ना अपनी सैश जो है, जो दुपट्टा टाइप उसे लपेटा होता है अपने कमर के गिर्द या गले के गिर्द, सैश आपने देखी होगी, आप जानते होंगे, सैश जो है गिफ्ट कर देती है। और वो लेना नहीं चाहता, लेकिन उसे बताती है कि ये जो, इसके बारे में एक मिथ है, अगर ये कोई सैश पहन ले तो वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो उनको लगता है कि मैं ना ग्रीन नाइट से लड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो उनको एक ज़हन में ख्याल आता है कि अगर ये सैश मैंने पहनी होगी तो हो सकता है मैं बच जाऊँ। तो वो सैश रख लेते हैं, और वो लव टोकन के तौर पे देती है, और वो उसे रख लेते हैं। शाम को जब वापस आता है वो लॉर्ड, तो वो आके बताता है कि ये फॉक्स मैंने शिकार किया था। तो पूछता है सर गुवेन से कि आपने आज क्या मिला, आपको क्या हासिल हुआ। तो वो उसे 3 किस करते हैं, और उससे पूछता है और कुछ इसके अलावा जो आप मुझे दे सके, तो छुपा जाता है। वो सैश नहीं उनको देता, क्योंकि वो अगर दिखा देगा तो पता चल जाएगा कि उनकी वाइफ जो है वो ये इस तरह के काम कर रही है, तो वो थोड़ा सा पर्दा डाल जाता है उसके ऊपर। अब जो है वो उसको बताता है कि अब मैं, अब आप आगे जा सकते हैं, अब रिफ्रेश हो गया हूँ मैं, तो मुझे इजाज़त दें ताकि मैं आगे, मुझे अपने मिशन पे जाना है। तो वो लॉर्ड उन्हें गुड बाय कहता है, साथ एक सर्वेंट भी भेजता है ताकि आगे तक आपको छोड़ के आए, रास्ता दिखा के आए। और आधे रास्ते के बाद सर्वेंट वापस हो जाते हैं, तो वो आगे जाते हैं, तो एक जगह वो नज़र आती है जहाँ पे ग्रीन नाइट रहता है। वहाँ पहुँचते हैं तो ग्रीन नाइट मिल जाता है उन्हें, और कहता है कि ठीक है, तुम वाकई अपने वादे के पाबंद निकले हो, बड़ी अच्छी बात है सर गुवेन, तुम आ गए हो, और ये तो बड़ी बहादुरी की बात है कि तुम आ गए हो। और वो उन पे अटैक करते हैं, 3-4 वार करते हैं उनके ऊपर। लेकिन जो है, यह एक ही वार करता है शायद, वो बदला जो उनका प्रॉमिस है उनके दरमियान, वो खड़ा हो जाता है कि ठीक है मैं हाजिर हूँ, मेरी जान जाती है तो बेशक चली जाए, लेकिन मैं ऑनर, जो ब्रेवरी है और ये कोड ऑफ शिवलरी है, उसे पूरा फॉलो करूंगा। तो वो उन्हें ना एक हल्का सा कट लगाता है गर्दन के ऊपर, पूरी तरह नहीं मारता सर गुवेन को, तो वो हल्का सा कट मारता है। तो वो पूछता है ये आपने क्या किया, आपने मतलब मेरा, मुझे मारा क्यों नहीं, ये हल्का सा ऐसे कट लगाता है, हल्का सा ब्लड निकलता है, नेक के ऊपर एक मार्क लगा देता है, जख्म छोटा सा लगा देता है। तो वो अपना हेलमेट उतारता है और सारा ड्रेस अनड्रेस होता है, और बताता है कि मैं ही वो लॉर्ड हूँ, और अपनी बीवी को भी बुला लेता है कि ये मेरी वाइफ है, और एक्चुअली जो है ना हम आपका टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, हम ये देखना चाह रहे थे कि आप नाइटहुड के सारे वाउस को फॉलो करते हैं कि नहीं, और हमें अफसोस है, वो कहते हैं हमें अफसोस है कि आप बाकी मामलों में तो बिल्कुल ठीक साबित हुए हैं, लेकिन आपने एक झूठ बोला है, आपने सैश जो थी वो छुपा ली थी, आपको दी गई थी, लेकिन आपने तीसरे दिन वो हमें नहीं दी। तो बड़े शर्मिंदा होते हैं सर गुवेन कि ये तो मेरे साथ गेम खेली गई है, और मुझे ये दे देनी चाहिए, वो छुपाने की वजह से जो है, वो कहते हैं हमने तुम्हें एक मार्क, ये निशान लगाया कि आपने ये गलत किया था। तो वो वापस आते हैं नाइट्स के पास, ये सारा काम पूरा करके, और वहाँ आगे क्या होता है नाइट्स के साथ, ये हम अभी स्टोरी में थोड़ा पढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छी भी लगी होगी, मज़ेदार स्टोरी लगी होगी। So it has a typical romance opening, an outrageous challenge to the knights at King Arthur's court at Christmas. At Christmas है, knights मौजूद हैं, and challenge is given to them, outrageous challenge. The challenge is accepted, and a knight of the round table rides forth on his quest, surviving adventures and the fearful final encounter to return to the Camelot a year later. The theme of the prowess and the gallant conduct are combined with that of the grail quest and chastity. तो इस पोएम में हम देखते हैं क्रिश्चियन क्वेस्ट ऑफ, जो ग्रेल क्वेस्ट है, तो ये जो होली होली ग्रेल का जो कॉन्सेप्ट है, ये ग्रेल क्वेस्ट भी समझने नहीं क्या चीज़ होती है। तो ये ख्याल है कि जो क्राइस्ट हैं, उन्होंने जो लास्ट सपर किया था, और जिसमें लास्ट टाइम उन्होंने अपनी जो जिस पॉट में, जिस ग्रेल, ग्रेल कह लें एक मेटल ग्लास है, उसके अंदर उन्होंने जो वो कप था, उसके अंदर जो वाइन पी थी लास्ट टाइम पे क्राइस्ट ने, अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन एंड नैरेटिव, वो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे होली ग्रेल कहते हैं कि वो बाद में गायब हो गया था, और वो अब उसको ढूंढना जरूरी है, उसको ढूंढने से दुनिया में ऑर्डर और एक इंसाफ कायम होगा। इसके साथ उनकी एक मिथ एसोसिएटेड है। तो क्वेस्ट होली ग्रेल को ढूंढने का काम भी ये नाइट के जिम्मा होता था, इसकी भी वो लेता था। It displays chivalry, brave knights, and the fair ladies, magnificent hospitality in the castle, courage in the field, and the fine language in a plot combining adventure, excitement, and surprise. ये सारी चीजें इस कहानी में आपको मिल जाएंगी।
क्या क्या, एडवेंचर भी, एक्साइटमेंट भी एंड सरप्राइज भी। अभी आपने स्टोरी सुनी भी है, आपको सारी चीजें फील हुई होंगी। हाँ, एडवेंचर हमने शॉर्ट किया था जो इसका जर्नी था, टाइम कम है तो हम इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते थे। The preaching of the Crusades in the 12th and the 13th century refined the ethics of the chivalry and consecrated it as a religious rule of life. शिवलरी को बिल्कुल एक रिलीजियस टर्म्स में ढाल दिया क्रिश्चियनिटी ने। जो पहले सेकुलर शिवलरी थी उसमें रिलीजन का कॉन्सेप्ट, कॉन्सिक्रेटेड करने का मतलब होता है डिक्लेयरिंग एज ए सैक्रेड, कि कोई चीज कॉन्सिक्रेटेड होगी मतलब उसे एसोसिएट कर दिया गया रिलीजन, गॉड या क्राइस्ट के साथ। The knightly code devoted to the Christ, protecting the rights of the weak, especially ladies, and treating antagonists with honor. ये उस कोड का हिस्सा है। The Green Knight, a green giant with a huge axe, offers a take a blow from the axe in exchange for a return blow in a year's time. ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक ब्लो तुम लगाओ मुझे, उसके पास अपना एक एक्स है बड़ा, बहुत बड़ा सा, और कहता है कि इस एक्स से तुम मुझे मारो एक ब्लो, और एक साल के बाद मैं इसका रिवेंज लूंगा। Gawain volunteers to save the honor of his uncle Arthur. Arthur is the uncle to Sir Gawain. So he comes forward and accepts the challenge to save the honor of Uncle Arthur and of the Round Table. Round Table पे सारे knights मौजूद हैं। Beheaded by Gawain, the Green Knight picks up his severed head, वो कटा हुआ head जो है, from among the feet of the diners and remounts his green horse. उसके पास जो horse है वो भी green, and causing consternation. बेचैनी यानी कॉन्स्टर्नेशन मतलब एक हलचल पैदा कर देता है कि ये क्या हो गया। द माउथ नाउ टेल्स Gawain to keep his bargain at the Green Chapel on the New Year's Day or be a coward. ठीक है, वो कहता है या तो कवर्ड बन जाओ और या फिर ग्रीन चैपल पहुंचना और अगले साल ग्रीन चैपल पहुंचाना जो वादे के मुताबिक। By the following Christmas, Gawain has made his way through the wilderness. He fights bulls. अब वो अगले साल वो जाता है, he fights रास्ते में bulls, bears, boars and the giants, but finds the cold words. मौसम को भी झेलता है, डिफरेंट मुश्किलात का सामना करता है। He prays to Mary and a wonderful castle appears. और मैरी को पे करना, मैरी जो है हजरत मरियम के लिए वो यूज करते हैं। तो ये एलिमेंट क्रिश्चियन एलिमेंट है, एक नॉन क्रिश्चियन टेल्स के अंदर क्रिश्चियन एलिमेंट कैसे मिक्सअप हुए हैं आप समझ सकते हैं यहाँ से। Gawain, who has a reputation as a gentleman, especially with the ladies, is welcomed to the castle by its heartily lord. The host proposes that while he hunts in the morning, Gawain should sleep in to recover his strength. In the evening they shall exchange their winnings. ठीक है, वो कहते हैं तुम इतने लंबे सफर से आए हो तो तुम सारा दिन बेशक सो सकते हो, लेकिन शाम को जो है वो मैं जब शिकार से वापस आऊंगा तो हम एक्सचेंज करेंगे अपनी विनिंग्स जो है। Early each morning, the radiant lady of the castle comes to the Gawain chamber and locks the door after her. She flirts with him, pressing him to take a kiss and other tokens of the love. Gawain plays well, declining without refusing. ठीक है, यहाँ पे बड़ा अच्छा हैंडल करता है, बिल्कुल डिक्लाइन नहीं करता, डिक्लाइनिंग विदाउट रिफ्यूजिंग। ठीक है, रिफ्यूज नहीं करता बल्कि डिक्लाइन करता है, ये टेक्निक के तौर पे यूज करता है इसको। बट इज ऑब्लाइज्ड टू टेक ए किस and the next day 2 kisses. These he gives to the lord in exchange for the deer and a boar. पहले दिन डियर लेके आता है वो मार के हिरन, और दूसरे दिन बोर जंगली जो पिग है। The lord wins in his hunting. On the third day Gawain is persuaded to take 3 kisses. तीसरे दिन क्या होता है जैसे मैंने बताया, and also sash from the lady which makes the wearer invulnerable, जो कि वो बताती है कि तुम इनवल्नरेबल हो जाओगे अगर इसको पहनोगे। He gives the Lord the kisses but conceals the sash. अब जब वापस आता है लॉर्ड तो kisses तो दे देता है उसको, लेकिन sash जो है he conceals that. Receive in exchange the skin of an old fox. तीसरे दिन fox जो मिलती है। On the third day Gawain is persuaded to take 3 kisses and also a sash from the lady which makes the wearer invulnerable. अब वो kisses तो दे देता है तीनों, लेकिन sash नहीं देता। On New Year's morning at the Green Chapel, the Green Knight appears. He threatens huge blows, but he gives Gawain a slight cut on the neck. Gawain exults. Then the Green Knight reveals that he is the lord of the castle and that he and his wife have been testing Gawain. वो बताता है कि वो और उसकी बीवी एक्चुअली Gawain का टेस्ट ले रहे थे
जब आगे जाता है चैपल में लड़ने के लिए। द कट ऑन द नेक इज द टोकन पनिशमेंट, वो कहते हैं ये सिर्फ महज एक टोकन पनिशमेंट है कि तुम्हें सजा दी गई है फॉर कंसीलिंग द सैश। उसने सैश क्यों नहीं दी थी, अगर वो दे देता तो ज्यादा, अब ये भी उन्हें सजा ना देनी पड़ती इसे। फ्यूरियस एंड बिट अशेम्ड ही राइड्स होम टू द कैमलोट, कैमलोट मतलब वो दारुल हुकूमत है उनका, आर्थर की जो अंपायर है या जो सल्तनत है। वेयरिंग द सैश ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट। अब यहाँ पे एक गुड काम ये करता है सर ग्वेन कि वापस आके सारे नाइट्स के सामने कन्फेस करता है कि ये उसका फॉल्ट था। ब्लशिंग विद शेम, उसे शर्म भी आती है कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे तो बेस्ट नाइट बनना था और मैंने ये क्या कर दिया। The court laughed with relief, declaring that they will all wear the sash for Gawain's sake, life and death. Thus, depend upon integrity in the private, sexual, and the social conduct. Gawain the impeccable breaks his sword. It is a venial sin. Yet the round table wears the mark of their fellows' fault as a mark of honor. लेकिन बाकी सारे नाइट कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ ये सैश पहनेंगे आज, ताकि तुम ये अकेला ना फील करो और ये कोई इतनी बड़ी तुमने मिस्टेक नहीं की है। At the end of the poem, another hand has written, एंड ऑफ द पोएम पे ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, सोएटेक्यो मेल पेंस, डेफिनेटली ये लैटिन वर्ड एक ऐड कर दिए गए हैं जो कि हमें या फ्रेंच है गालिबन। A motto which suits the open-endedness of the poem and resembles the motto of the Order of the Guard. अब इसका क्या मतलब है, ये नीचे आ रहा है। बाद में एक और ऑर्डर भी तरतीब पाया था, उसको भी हम समझ लेते हैं। ब्रैकेट में एक चीज हमारे पास है, ऑर्डर ऑफ द गार्टर क्या है। अब इस मोटो का ताल्लुक जो कि ऑर्डर ऑफ द गार्टर से है, जो आर्थरियन टेल की मॉडर्न फॉर्म है। एडवर्ड III जो हैं इन 1348 फाउंडेड द ऑर्डर ऑफ द गार्टर। उन्होंने बुनियाद रखी थी एक नए इस कॉन्सेप्ट की, द फर्स्ट यूरोपियन ऑर्डर ऑफ द शिवलरी। ये ऑर्डर ऑफ द शिवलरी, मॉडर्न जो यूरोपियन ऑर्डर ऑफ द शिवलरी है, ये वो है, मॉडल्ड ऑन द फेलोशिप ऑफ द नाइट्स ऑफ द आर्थर्स राउंड टेबल। ये बिल्कुल उसी को मॉडल कर रहे हैं। इट्स मेंबर्स वाउ लॉयल्टी टू देयर लॉर्ड एंड टू द डिफेंड द राइट। इट्स मोटो इज, ये मोटो था जो अभी कहा। अब हुआ क्या, इस मोटो के पीछे कहानी क्या है, वो ये है कि एट ए बॉल एट कैलेस द किंग डांस्ड विद द यंग काउंटेस ऑफ द सैल्सबरी व्हेन शी ड्रॉप्ड हर गार्टर एडवर्ड बाउंड इट ऑन हिज ओन नी विद द वर्ड शेम ऑन हिम हु थिंक्स इविल ऑफ इट। ये इसका मतलब है, शेम ऑन हिम हु थिंक्स इविल ऑफ इट। अब हुआ ये कि किंग जो है वो काउंटेस ऑफ सैल्सबरी के साथ डांस कर रहा था एक पार्टी के अंदर, तो काउंटेस का जो सैश है वो जो है गिर गया नीचे डांस के दौरान पे। तो अब उस टाइम पे क्या छोड़े, आज के टाइम पे भी एक पार्टी हो और तो समझा ये जाता है कि एक मेल जो है ऑनरेबल, बड़ी पर्सनैलिटी पे जो मेल होगा, जो बड़े ओहदे पे होगा, वो नीचे उठ के नीचे से चीज नहीं उठाता, आपको पता है। तो किंग ने क्या किया, डांस ए यंग काउंटेस व्हेन शी ड्रॉप्ड हर गार्टर, गार्टर मीन वो सैश ही है, एडवर्ड बाउंड इट ऑन हिज ओन नी। एडवर्ड जो किंग था वो अपनी नीज पे झुक के उसने वो उठाया और साथ ये जुमला कहा, और ये बाद में बहुत ज्यादा फेमस हो गया, शेम ऑन हिम हू थिंक्स इविल। यानी उन्हें उन पर शर्म होनी चाहिए जो समझते हैं कि ये बुरी बात है, या किसी फीमेल का सैश उठा के देना। अगर कोई मर्द समझता है कि ये बुरी बात है, हमें खवातीन को उठा के कोई चीज़ गिर जाए तो नहीं देनी चाहिए, तो उसने ये सेंटेंस बोले और तो ये मोटो बन गया ऑर्डर ऑफ द गार्टर का। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लैरिटी हो गई होगी। जॉन गॉवर जो हमारे पास नेक्स्ट ऑथर है, सर गवेन के तो ऑथर का नहीं पता था, हमने 4 ऑथर नोट किए थे, सर गवेन के ऑथर और जॉन गॉवर दूसरे हमारे पास ऑथर हैं। उसके बाद हम चौसर भी अभी हमने देखना है। सो जॉन गॉवर, probably born in 1330 and died in 1408, wrote his Mirror de Homme, यानी ये तो obviously नाम फ्रेंच है तो हम इसकी इंग्लिश फॉर्म याद कर सकते हैं, Mirror of Mankind, a long didactic poem in French in the 1370, 1370 में इन्होंने ये पोएम लिखी। जो कि जॉन गॉवर की खास बात अभी आप नोट करेंगे वो ये है कि इन्होंने फ्रेंच में ये पहली पोएम जो लिखी थी मिरर ऑफ द मैनकाइंड, तो दूसरी लैटिन में लिखी, वॉक्स क्लेमेंटस, क्राइज आउट अगेंस्ट द सोशल इवल्स ऑफ द डे। तो उन्होंने दूसरी जो पोएम लिखी है वो लैटिन में लिखी है। पहली अच्छी पोएम जो लिखी वो फ्रेंच में लिखी है, उस पर भी इनको कमांड है। आपको पता है शायरी करने के लिए तो लैंग्वेज पे बेहद कमांड चाहिए आपको, तो इनको फ्रेंच बहुत अच्छी आती थी। ये उस जमाने का ट्रेंड भी आपको समझ आ रहा है कि उस जमाने में 3 लैंग्वेजेस में
स्कॉलर काम करते थे, या हर बंदे को, हर पढ़े लिखे शख्स को 3 ज़बानें आती थी। फ्रेंच क्यों आनी थी फ्रेंच? क्योंकि रॉयल्टी की लैंग्वेज यही थी, एरिस्टोक्रेटिक क्लास की लैंग्वेज। लैटिन क्यों आनी चाहिए थी? क्योंकि मजहब की ज़बान यही थी। इंग्लिश क्यों आनी चाहिए थी? क्योंकि आप अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों के घर में पैदा हुए तो इंग्लिश तो आती होगी। जैसे हमारे यहाँ पंजाबी आपको आती है क्योंकि पंजाबी आपके घर में पैदा हुए हैं, आज तो वैल्यू कम है उसकी। उर्दू आती है क्योंकि नेशनल लैंग्वेज है, और इंग्लिश सीखनी पड़ती है क्योंकि इसी में जॉब मिलती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। हम भी 3-4 ज़बानों में फंसे हुए हैं, बल्कि हमारी तो मजहबी ज़बान अरेबिक है, मज़े की बात और भी अलग है। His Latin poem Vox Clementis, so Mirror of the Mankind is a French poem. Vox Clementis जो है वो लैटिन पोएम है, और Vox Clementis क्या है? The voice of the one crying out. लैटिन में चूंकि उसे Vox Clementis कहेंगे, ठीक है? The voice of one crying out is a Latin poem of 10 to 65 lines. इतनी लंबी पोएम है, 10,265 लाइनें लिखी। In elegiac couplets by the John Gower, गॉवर की हम बात कर रहे हैं, is English Confessio Amantis, a lover's confession. अब ये इनका इंग्लिश का वर्क है, तो तीनों ज़बानों में जॉन गॉवर ने काम किया। गौर करिएगा, तीनों ज़बानों में, तीनों के वर्क आप याद करिएगा। मिरर ऑफ मैनकाइंड फ्रेंच डायडेक्टिक पोएम, वॉक्स क्लीमेंटिस लैटिन अबाउट सोशल इवल्स ऑफ द डे, क्रिटिसिज्म टाइप है, सैटायर टाइप है। एंड थर्ड इज द अ लवर्स कन्फेशन और कन्फेसियो एमेंटिस। कन्फेसियो एमेंटिस लैटिन थोड़ी टर्म यूज की है उन्होंने, लेकिन दैट इज इंग्लिश पोएम बेसिकली। His last poem completed in 1393. Gower was on the terms of the trust with Chaucer, who submitted Troilus to him for correction. और जो ट्रायलिस पोएम है चौसर की, ट्रायलिस एंड क्रीसीड, आगे हम देखेंगे इस पोएम को थोड़ा सा, वो इन्होंने डेडिकेट भी शायद जॉन गॉवर को किया, और इन्होंने उसको करेक्ट करने के लिए भी दी थी, और काफी अच्छे दोस्त थे। कैक्सटन कौन है? कैक्सटन ये वो जो पब्लिशर हैं, जो पहले पब्लिशर हैं इंग्लैंड के अंदर। प्रिंटेड बोथ पोएट्स इन 1589 में, दोनों पोएट्स को उसने पब्लिश किया। कॉल्ड देम द फर्स्ट मास्टर्स ऑफ द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी, और इनको कहा कि ये फर्स्ट मास्टर हैं, मास्टर्स हैं इंग्लिश पोएट्री के अंदर। और तो इंग्लिश पोएट्री के फादर जो हैं वो तो डेफिनेटली चौसर हैं, आगे हम देखेंगे। वो पहले ग्रेट पोएट है, ग्रेटेस्ट पोएट है, बल्कि ग्रेट तो ये सारे हैं, वो ग्रेटेस्ट फादर ऑफ इंग्लिश पोएजी हैं।